हाय, गुड आफ्टरनून। अल्कोहल, ईथर, फिनॉल करते हुए हम 18 लेक्चर तक पहुंच गए हैं। आज हम 18 लेक्चर में ईथर की प्रॉपर्टीज करेंगे। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने जो चीजें डिस्कस की हैं वो अभी आपको मैं बता रहा हूं। हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो। हम जनरल डिस्कशन कर चुके हैं, स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी, नेमिंग ईथर कर चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में हमने लास्ट क्लास में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने डिस्कस किया। एंड डायजोमीथेन से हमने ईथर बनाया, अल्कोहल प्लस डायजोमीथेन गिव्स ईथर। अभी आज हम ये शुरू करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्राउन ईथर्स पढ़ेंगे, क्लीवेज ईथर का हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में करेंगे, इलेक्ट्रोफ्लिक्स सब्स्टिट्यूशन हम ईथर का करते हुए फिर हम हाइड्रोलिसिस ईथर का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करेंगे। ये सारा काम हमें प्रॉपर्टीज में करना है। तो अभी हम शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर से। फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जिनमें केमिकल बॉन्ड नए नहीं बनते एंड पुराने केमिकल बॉन्ड नहीं टूटते। जस्ट स्टेट में चेंज आता है, जस्ट हम मॉलिक्यूल के बिना मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज किए हुए किसी चेंज को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस, जैसे विस्कोसिटी। इन सबको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इनमें जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली चेक करनी होती है, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट्स, ये सारी चीजें चेक करनी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेन बेसिस है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है, दिस इज नॉट बॉन्ड। बॉन्ड तो ये है जैसे H, ऑक्सीजन H, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इसको हम बॉन्ड बोल रहे हैं। लेकिन जब दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक अलग चीज है, केमिकल बॉन्ड एक अलग चीज है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस केमिकल बॉन्ड के कंपैरिजन में काफी वीकर होती है। बहुत सारे टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जैसे कि आयनिक इंटरेक्शन हो सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस हो सकती हैं। ये फोर्सेस मिलकर के डिसाइड करती हैं किसी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। एक छोटी सी बात बॉइलिंग पॉइंट की लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? आयोनिक इंटरेक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखो, इसमें बॉन्ड नाम जरूर आ रहा है, लेकिन ये कोई केमिकल बॉन्ड की तरह से मॉलिक्यूल नहीं बनाता है। दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन है, आयोनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा डाइपोल इंटरेक्शन, या हम इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कह देते हैं। और फोर्थ आ जाता है इसमें वैन डर वाल इंटरेक्शन। ग्रॉसली ये चार टाइप की फोर्सेस हैं तो बहुत सारी, लेकिन दो मॉलिक्यूल के बीच में, एक मॉलिक्यूल नंबर 1, ये सेम मॉलिक्यूल ऐसा ही है, इसके बीच में फोर्स या तो आयनिक होगी, ये वाली फोर्स, या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, या वैन डर वाल इंटरेक्शन होगा। आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। अगर हम जस्ट इसके ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर ये मैं लिख रहा हूं नीचे। इन चार इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम इस ऑर्डर में लिख सकते हैं। सबसे स्ट्रांग आयनिक इंटरेक्शन होते हैं। दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर आयनिक इंटरेक्शन है, तब सबसे ज्यादा फोर्स उनको सेपरेट करने में लगेगी। दैट मीन्स सबसे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे।
हाइड्रोजन बॉन्ड उससे कम होते हैं, थोड़े से वीकर होते हैं आयनिक इंटरेक्शन से। हाइड्रोजन बॉन्ड से भी वीकर होते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वैंडर वॉल इंटरेक्शन जो होते हैं, जब मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, तो वैंडर वॉल इंटरेक्शन तो होता ही है मॉलिक्यूल में। जैसे एल्केन है, एल्केन में कोई चार्ज नहीं है, प्रोपेन प्रोपेन मॉलिक्यूल में वैंडर वॉल इंटरेक्शन आएगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसमें होगा? जैसे मेरे पास एक CH3Cl है, CH3Cl दूसरा है, यहां पोलैरिटी है डेल पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में, इस पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब कोई हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा होता है, जैसे H के साथ F लगा हुआ है, H के साथ F लगा हुआ है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर आ रहा है और ये हाइड्रोजन बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से लगा है, तो इनके बीच का इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। आयनिक इंटरेक्शन क्या होते हैं? जैसे कैल्शियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 हो गया, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव, तो ये परफेक्ट आयनिक इंटरेक्शन है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होते हैं, सॉलिड होते हैं ये मॉलिक्यूल्स जिसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं। हम सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उनके बताएंगे जिनमें आयनिक इंटरेक्शन होंगे, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले, फिर डाइपोल डाइपोल वाले जिनमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होते हैं, और जो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं जिनमें पोलैरिटी ना के बराबर या जीरो होती है, उनमें सिर्फ वैंडरवॉल इंटरेक्शन होते हैं। वैंडरवॉल इंटरेक्शन सबसे पुअर होते हैं। अब इन बेसिस पर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम कंपेयर कर पाएंगे। जो हमारे पास ईथर्स होते हैं वो बेंट हैं, अभी हमने इससे पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, ईथर बेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से इसके डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होते। क्यों नहीं होते जीरो? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा ये ऑक्सीजन, डायरेक्शन होगा कुछ डाइपोल का, बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन, नेट रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आ गया, ये डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं अल्कोहल की, ROH, तो यहां तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अल्कोहल एंड ईथर को कंपेयर कर लें पहले। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ईथर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, दो ईथर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसको सेपरेट करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ईथर एंड अल्कोहल अगर आइसोमेरिक हैं तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के ज्यादा होंगे, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ईथर में तो सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे, नॉन पोलर नहीं है परफेक्टली ईथर्स, जीरो पोलैरिटी नहीं है, लेकिन डाइपोल डाइपोल थोड़े से होने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट ईथर के एल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे। तो अगर मैं जस्ट एक सिंपल सा ऑर्डर लिखता हूं, अल्कोहल्स सबसे ज्यादा, उससे कम हो जाएगा ईथर, ईथर से भी कम बॉइलिंग पॉइंट आएंगे एल्केन्स के। रीजन क्या है? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, ईथर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, वीकर हैं कंपैरेटिवली। एल्केन में वैंडरवॉल इंटरेक्शन है, एल्केन में तो इंटरेक्शन वीकर होने की वजह से अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन है, लगभग बराबर मॉलिक्यूलर मास के एल्केन्स हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट कम आएंगे। अल्कोहल ईथर एल्केन अगर आसपास के मोलर मास हैं, मोलर मास में ह्यूज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल तो आपने 2 कार्बन का ले लिया, एल्केन 20 कार्बन का ले लिया,
ये कंपैरिजन नहीं होगा। मोलर मास लगभग मिलते जुलते से हैं, आसपास के हैं, तब हम इस बेस पर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का एक ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर हो गया। अल्कोहल, ईथर, एल्केन में अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ईथर के कम, एल्केन के और कम। अल्कोहल से भी ज्यादा होने चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड के। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनमें तो और भी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इधर देखो, ये आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, ये ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। तीन तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे पा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि अल्कोहल तो दो ही तरफ दे पाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक अल्कोहल का पोलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये ब्रोकन लाइन से जो मैं लिख रहा हूं ये हाइड्रोजन बॉन्ड लिख रहा हूं, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। एक अल्कोहल मॉलिक्यूल अगर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है तो कंपैरेटिवली हम कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन बॉन्ड 3 लिख पाएंगे। वैसे तो अगर टोटल गिनती करते हो सारे के सारे मैक्सिमम, तो लोन पेयर को गिनना चाहिए आपको। एक लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, दूसरा लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। तो अगर इसके लोन पेयर गिन रहे हो तो इसके भी लोन पेयर गिनो। दो इसके हो गए, दो इसके हो गए, एक ये हो गया, दो और दो चार और एक पांच, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हर तरह से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कंपेयर करना चाहूं तो कंपेयर कर सकता हूं। RCOH में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर उससे कम अल्कोहल के, उससे कम ईथर के, उससे कम एल्केन के। डेफिनेटली बात हम कर रहे हैं कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस की, जिनके मॉलिक्यूलर मास क्लोजर हैं या एग्जैक्टली सेम है। नॉन कंपेरेबल के नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड 1 कार्बन का ले लिया और अल्कोहल 20 कार्बन का ले लिया, ये कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस के लिए ये बात आपको बोलनी है। एक बात ये इंपॉर्टेंट कर ली हमने। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। मिक्सिबिलिटी या सॉलिबिलिटी की बात की जाए, जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स, कंपैरिजन ही करके हम आसानी से समझ लेते हैं चीजों को। इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती। एल्केन में प्रोपेन लिख रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, और मैं ईथर लिख रहा हूं कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। जब मैं एल्केन को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये बिल्कुल भी मिक्सिबल नहीं होगा, इमिक्सिबल है वाटर, क्योंकि वाटर पोलर होता है, हाईली पोलर है, और ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर होगा तो ये इसमें मिक्सिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन ईथर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है वाटर के साथ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बोला था वो कहा था कि ईथर का मॉलिक्यूल ईथर से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। जब बॉयल करोगे तो प्योर लोगे ना सब्सटेंस। अब हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो वाटर मिक्स करेंगे। वाटर एंड ईथर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल पॉसिबल है। ये वाटर एंड ईथर में ईथर का लोन पेयर एंड वाटर का हाइड्रोजन, बल्कि पोलर हाइड्रोजन बोलना चाहिए, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है, इसकी वजह से ये मिक्सिबल हो जाते हैं ईथर वाटर में। लेकिन इसमें एक इशू ये आता है कि ईथर में एक पार्ट और है जिसे हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप वाला पार्ट। ये वाला पार्ट, अल्काइल ग्रुप वाला पार्ट, एक तरह से ईथर दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये पार्ट है हाइड्रोफोबिक, CH3 चाहता है, मतलब ईथर पूरा एक मॉलिक्यूल है, लेकिन उस ईथर का एक हिस्सा, एक कॉर्नर चाहता है कि ये वाटर में डिसॉल्व ना हो। ये अल्काइल ग्रुप है, इस पार्ट को नाम दिया जाता है हाइड्रोफोबिक। लेकिन ऑक्सीजन चाहता है कि वाटर में डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर से, इसकी एफिनिटी ज्यादा है।
तो ये डोमिनेट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड तो पावरफुल होते हैं, चल जाती है इनकी बात, तो ईथर डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि हम इसमें कार्बन बढ़ा देते हैं, तो उनकी आवाज थोड़ी सी बुलंद हो जाती है, ऊंची हो जाती है। हम एक कार्बन की जगह 2 कार्बन, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट थोड़ा सा बढ़ गया, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, बढ़ाते गए। ये ऑक्सीजन तो एक ही है अपनी जगह। अगर मैं लिख रहा हूं आर ऑक्सीजन आर, और आर पार्ट में सिर्फ एक कार्बन है, तो एक कार्बन होने का मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा है। आपने 2 कर दिया, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ गया, लेकिन ऑक्सीजन तो उतना ही रहा जितना था। आपने 3 कर दिए, हाइड्रोफोबिक पार्ट और बढ़ गया। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे सॉल्युबिलिटी, मिक्सिबिलिटी वाटर में ईथर की कम होती जाती है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक पार्ट का कंट्रीब्यूशन, डोमिनेंसी बढ़ती चली जाती है। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है, दिस पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, ये पार्ट चाहता है कि हम इसे इसमें ही डिसॉल्व रहने दें वाटर में, क्योंकि ये वाटर से इंटरेक्शन करता है। इसको नाम दिया गया हाइड्रोफिलिक पार्ट। कंक्लूजन क्या निकला? जो लोअर ईथर्स हैं, हमें इस बात को क्या बोलना चाहिए सॉल्युबिलिटी या मिक्सिबिलिटी के लिए? लोअर ईथर्स आर परफेक्टली मिक्सिबल विद वाटर, लेकिन मिक्सिबिलिटी कम होती चली जाती है, सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है वाटर से, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन हम बढ़ाते चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात आ गई है एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, देखो अगर ईथर लीनियर होते, स्ट्रक्चर का भी प्रूफ है ये, ROR होता अगर, तो ये डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा होता, बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन ये होता, वेक्टर समेशन 0 हो जाता, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, डाइपोल मोमेंट 0 होते। लेकिन क्योंकि ये लीनियर नहीं होते, ये एंगल 180 नहीं होता, बेंट होता है, तो इसलिए इनके डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होते। ईथर के डाइपोल मोमेंट 0 ना आना इंडिकेट करता है कि ईथर बेंट होते हैं, ईथर लीनियर नहीं होते। ये पॉइंट काम का है। तो जो एल्काइल ग्रुप पर भी डिपेंड करेगा डाइपोल मोमेंट जो है, जानते होंगे ना आप, डाइपोल मोमेंट न्यू इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई डी, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये हम निकाल सकते हैं। इथाइल ग्रुप के लिए अगर मैं यहां आर की जगह इथाइल लिख देता हूं, तो ये डाइपोल मोमेंट इसके 1.18 डिबाई आ जाते हैं। ये यूनिट है इसकी डिबाई जो होती है। एंगल पर भी डिपेंड करेंगे, बॉन्ड एंगल पर, और पोलैरिटी पर भी तो डिपेंड करते ही हैं, बॉन्ड डाइपोल पर तो डिपेंड करते हैं। तो हमने एक पॉइंट ये डिस्कस किया, डाइपोल मोमेंट्स। ईथर्स जो होते हैं, अभी हम बात कर रहे थे, इनके डाइपोल मोमेंट्स काफी कम होते हैं, बहुत ज्यादा पोलर ये नहीं होते। डाइपोल मोमेंट नहीं, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट, ईथर के बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये वोलेटाइल हो जाते हैं। वोलेटाइल होने का मतलब ये है कि ये इवेपोरेट कर देते हैं, किसी सरफेस पर इवेपोरेशन रेगुलरली चलता रहता है, इनके मॉलिक्यूल के बीच में आपस में इंटरेक्शन पुअर है, तो ये एनवायरमेंट में पहुंचते रहेंगे, इवेपोरेट होते रहेंगे, इवेपोरेशन चलता रहेगा। तो हम बोलेंगे कि ईथर्स वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल होने की वजह से एक इनकी प्रॉपर्टी बड़ी
डेंजरस हो जाती है, और वो ये है कि ये इनफ्लेमेबल हो जाते हैं। ईथर के पास में जब हम फायर लेकर के आते हैं तो ये बर्निंग शुरू कर देता है। बर्निंग बहुत सारे मटेरियल करते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ईथर में बर्निंग हो जाने से ये एक इशू ये आता है कि क्योंकि ये हाईली वोलेटाइल है, थोड़ा सा इसे हीट मिली और ये वेपर्स बन जाते हैं ईथर के आसपास, और बर्निंग हो ही रही है तो फैल जाएगी ये बर्निंग साथ के साथ। गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा ईथर। लिक्विड तो बहुत थोड़ी सी जगह लेता है, गैस बहुत सारी जगह लेती है। गैस जब बर्न करेगी तो एक्सपैंड करेगी, तो हाईली इन्फ्लेमेबल हो जाते हैं। कुछ ईथर्स ऐसे होते हैं जो डेंजरसली बर्न करते हैं। तो ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, इनकी बर्निंग बड़ी डेंजरस होती है। तो हम बोलते हैं कि ये हाईली वोलेटाइल है, जिसकी वजह से और बर्न भी कर जाते हैं, हाईली फ्लेमेबल भी हैं, इनफ्लेमेबल भी हैं। यूजेस हम कर सकते हैं, जो ईथर्स हैं इनके कुछ यूजेस पढ़ लें, फिर उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज पर आ जाएंगे। सॉल्वेंट है बहुत अच्छा, जो ईथर होता है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह से इस्तेमाल होता है। और एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो आप पढ़ते हो अल्काइल हैलाइड में, ग्रिग्नार्ड रीजेंट को डिसॉल्व करने का ये काम करता है। जैसे RMgCl है, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट 100% प्योर एग्जिस्ट नहीं करते। आप अगर चाहो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बिल्कुल प्योर 100% बना लो तो नहीं पॉसिबल है। बॉन्ड हम कोवलेंट कंसीडर कर रहे हैं यहाँ ये, और इसके वैकेंट ऑर्बिटल हैं 2 मैग्नीशियम के पास, 4 ही तो इलेक्ट्रॉन है इसके मैग्नीशियम के आउटर शेल में, 2 ऑर्बिटल खाली हैं। तो ईथर क्या करता है, ईथर अपने लोन पेयर डोनेट करके इसे कुछ स्टेबलाइज करता है, और स्टेबिलिटी सिर्फ ईथर में रह पाती है इस ग्रिग्नार्ड रीजन की। ग्रिग्नार्ड रीजन का एग्जिस्टेंस ही ईथर में होता है। अगर ईथर हम हटा दें 100% तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट डिकम्पोज हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में ही एग्जिस्ट, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आप इमेजिन कर सकते हो, जो ग्रिग्नार्ड थे उनको नोबेल प्राइज मिला था इस के इन्वेंशन पर, क्योंकि हम स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट वी कैन सिंथेसाइज ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूल नहीं कहना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप बोलना चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं हम बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट से शुरुआत करते हुए। और रेफ्रिजरेंट की तरह से इस्तेमाल होता है। जो ईथर होता है वोलेटाइल क्योंकि है, तो ये कूल करता है चीजों को, तो रेफ्रिजरेंट की तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। जो मिक्सचर है ईथर एंड अल्कोहल का, डाई इथाइल ईथर एंड अल्कोहल का जो मिक्सचर है, वो फ्यूल की तरह से भी इस्तेमाल होता है, अच्छे फ्यूल की तरह से इस्तेमाल होता है। और कोशिश की गई है इसे कि पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट की तरह से इसे इस्तेमाल किया जाए। विद द नेम ऑफ नेटेलाइट ये इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये इसके यूजेस हो गए, और भी हैं बहुत सारे यूजेस, लेकिन यहाँ हम जस्ट क्लास 12 के लिए कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम क्राउन ईथर पर आते हैं। जो क्राउन ईथर होते हैं वो क्या होते हैं, एक साइंटिस्ट थे पेडरसन, उन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया था इनको। पॉली ईथर्स ये कहलाते हैं। पॉली ईथर का मतलब बहुत सारे ऑक्सीजन होते हैं। 2 क्वालिटी है इनकी, एक तो इसमें कई सारे ऑक्सीजन होते हैं, दूसरा ये रिंग होते हैं, साइक्लिक होते हैं ईथर। मतलब हम सोच सकते हैं ऐसे, कार्बन कार्बन, फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर कार्बन कार्बन, फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर कार्बन एंड कार्बन, फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर कार्बन एंड कार्बन, फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर ये कनेक्ट हो गए। इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर। अब ये कार्बन वेरी कर सकते हैं, ऑक्सीजन की टोटल काउंटिंग ये वेरी कर सकती है। अब हम इसमें अगर पॉली ईथर्स की बात करते हैं तो हम किन को बोलते हैं, पॉली ईथर या क्राउन ईथर। क्राउन ईथर हम इसे बोलते हैं, नंबर 1 साइक्लिक होना चाहिए, देखने में क्राउन की तरह से लगता है, अभी मैं डिस्कस करूंगा एक बात को, तो इसलिए नाम इसका क्राउन ईथर रख दिया हमने। 2 बातें मैंने बताई, साइक्लिक होना जरूरी है,
एंड पॉली ईथर होना चाहिए, नेसेसरीली पॉली ईथर होगा। ये पॉली ईथर का मतलब ऑक्सीजन कई सारे इसमें होंगे। हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, N क्राउन M। यहां से पता चल जाएगा क्राउन ईथर के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये N क्या इंडिकेट करता है? N इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन इन ईथर। टोटल गिनती, जैसे यही बनाया मैंने, कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन गिन लो, 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गए टोटल। N मैंने 8 + 4 12 लिख दिया। M क्या इंडिकेट करता है? M इंडिकेट करता है ऑक्सीजन एटम्स ओनली। चार ऑक्सीजन एटम थे, तो मैंने लिख दिया इसको। इसका नाम क्या मुझे लिखना चाहिए? 12 क्राउन 4। ये ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन प्लस कार्बन है, यानी हमें टोटल कार्बन की गिनती इसको माइनस करके पता चल जाएगी। ये इसको लिखने का वे होता है, लिखने का तरीका होता है। तो क्राउन ईथर क्या है? पॉली ईथर्स हैं, साइक्लिक हैं, पहली बात। और इनको स्टार्ट किया था, सबसे पहले सिंथेसाइज किया था पेडरसन ने। कैसे हम इनको जस्टिफाई करते हैं? जो भी आपको डिस्कस किया था, जैसे अगर हम बोलते हैं कि 18 क्राउन 6, ये ऑक्सीजन एटम है टोटल, 6 ऑक्सीजन लिखने पड़ेंगे हमें, और टोटल कार्बन एंड ऑक्सीजन 18 लिखने पड़ेंगे, यानी कार्बन 12 लिखने पड़ेंगे। ये हम स्ट्रक्चर इसका रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हमें 6 ऑक्सीजन लिखते हुए टोटल 12 कार्बन लिख देने। कंसीडर करो इसको, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन। सिमेट्रिकल लिखना है, बराबर बराबर के ऑक्सीजन। ऐसा नहीं कि हमने 4 एक जगह लिख दिए, 3 एक जगह लिख दिए, ऑक्सीजन 2 इकट्ठे लगा दिए, 3 इकट्ठे लगा दिए, ये काम नहीं करना है। कार्बन सिमेट्रिकली होने चाहिए। यहां पर लिखे, यहां पर भी उतने, यहां पर भी उतने। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि हमेशा 2 ही कार्बन आएंगे, 2 से ज्यादा भी होने चाहिए, लेकिन जितने इधर आएंगे फिर उतने ही इधर आएंगे, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट। यानी एक पैटर्न होता है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी वैल्यू 18 की जगह कुछ भी लिख दूं एंड 6 की जगह कुछ भी लिख दूं। ये एक कंपेरेबल वैल्यू होगी, एक दूसरे के साथ इसको एडजस्ट करना चाहिए वैल्यू को। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते कि आपने 18 ये लिख दिया और 18 ये लिख दिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। यूजेस की बात अगर इनकी की जाए, एक अलग बात है यूजेस, लेकिन फिर भी क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ चुके हो, जानते हो, तो सोच सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑर्बिटल खाली होते हैं, मेटल होता है एक, और उस मेटल के पास बहुत सारे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल खाली होते हैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, लुईस एसिड की तरह से ऐड करते हैं। तो मेटल बीच में अगर आ जाए और उसके पास खाली ऑर्बिटल्स हों, तो ये ईथर के ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको डोनेट करके बड़ा बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और एक से ज्यादा क्राउन ईथर के मॉलिक्यूल्स भी किसी एक सेंट्रल मेटल एटम को अपने लोन पेयर्स डोनेट करके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। यहां कॉम्प्लेक्सेस बनाने में इन क्राउन ईथर्स की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो जाती है। यूजेस की बात अगर इनकी आए तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हम बनाते हैं क्राउन ईथर का इस्तेमाल करते हुए,
इनको फर्दर कैटलिस्ट की तरह से यूज किया जाता है और कैटायन से इंटरेक्शन होने की वजह से कुछ स्पेसिफिक टाइप के कंपाउंड इनमें डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जो कैटलिस्ट होते हैं उनमें सॉल्युबिलिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो आप लोगों के दायरे से बाहर की बात है, तो हम तो सिंपली इसे बोल सकते हैं 12th लेवल पर इतना कि ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंड कैटलिस्ट की तरह से वो कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्राउन ईथर मैंने बता दिया। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स पर आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई ये। अभी पहले हम कुछ इन पर बेस्ड थोड़ी सी क्वेश्चंस कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड, फिर उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज ईथर की करेंगे। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं करने के लिए, वो भी आपको आंसर्स करने हैं और डिस्कस करना है। पहला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत सारे मैं ईथर्स लिखूंगा, आपको बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जिसके बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले, जिसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो बाद में लिखना है। ये 3 ईथर्स मैंने दिए हैं, डाइमिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाइप्रोपाइल ईथर। अब अगर इनको कंपेयर किया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड पर, डाइपोल मोमेंट पर, वैन डर वाल इंटरेक्शन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये तो सारे के सारे ईथर्स ही हैं। ना तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ना इसमें बनेगा, ना इसमें बनेगा। चेंज किस चीज में आ रहा है? इनके मॉलिक्यूलर मास में। इसके मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया में मिथाइल ग्रुप छोटा है, इथाइल बड़ा है, प्रोपाइल और बड़ा है। जो वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मोलर मास के, मॉलिक्यूलर मास के। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो दो मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आने वाला एरिया बढ़ने का मतलब है उन पर वैन डर वाल्स फोर्स भी ज्यादा अप्लाई होगी। छोटे स्फेयर हैं, एग्जांपल के लिए यहां पर देखो, ये एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में जो आ रहा है कम है, कम वैन डर वाल्स फोर्स लगेगी। बड़े स्फेयर्स हैं, सरफेस एरिया बढ़ गया, ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट सरफेस एरिया बढ़ गया, वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी। ज्यादा अप्लाई होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे, मॉलिक्यूल बड़े होते चले जाते हैं। दोनों चीजें, मोलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो ही सरफेस एरिया बढ़ेगा। एक ये जनरल ट्रेंड यही रहना चाहिए। जब भी कभी वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड चेक करना है, दो चीजें चेक करो। क्या मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है? मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगी, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। तो मोलर मास बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते चले जाएंगे। डाइमिथाइल ईथर के कम बॉइलिंग पॉइंट, डाइथाइल के ज्यादा, प्रोपाइल के और ज्यादा। इस टाइप की प्रॉब्लम ठीक है, ये तो सारी हम सॉल्व कर लेंगे अब आसानी से। दो ईथर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं जिसके मोलर मास ज्यादा, उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, लेकिन अगर दो ईथर ऐसे हैं जिनके मोलर मास दोनों के बराबर हैं लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हैं ईथर वो अलग अलग। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं इस बेस पर जो बात मैंने बोली है, मोलर मास सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं इसी बेस पर। ये मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको। अब इन दोनों ईथर के मोलर मास सेम हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम है। इनफैक्ट ये आइसोमेरिक ईथर्स हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, मोलर मास में कोई अंतर नहीं है। अब हम क्या करेंगे ऐसे केस में? हम देखेंगे ब्रांचिंग कहां पर हो रही है।
इस वाले लेफ्ट वाले ईथर में 1 में ब्रांचिंग ज्यादा है। जब ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगी तो ये पूरा ग्रुप लगभग स्फेरिकल जैसा हो जाएगा और इसका कांटेक्ट सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया नहीं, कांटेक्ट सरफेस एरिया। किस तरह से? मैं एक और ईथर मॉलिक्यूल यहां पर लिखता हूं, CH3 CCH3, सेम मॉलिक्यूल जैसा ऊपर लिखा है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ये कांटेक्ट सरफेस एरिया, एक दूसरे के कांटेक्ट में जब आएंगे तो स्फेयर्स लगभग स्फेरिकल हो जाएगा। ये ब्रांचिंग बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल स्फेरिकल की तरफ चलेगा, तो मॉलिक्यूल का वो एरिया, सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में आ रहा है वो कम है यहां। लेकिन इस केस में CH3 CH2 ये लीनियर, ब्रांचिंग नहीं है, यहां पर स्ट्रेट चेन है। ये मॉलिक्यूल का जो कांटेक्ट में आने वाला सरफेस एरिया है ये रिलेटिवली फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में ज्यादा है, ये कांटेक्ट में आ रहा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि वैन डर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। तो इनफैक्ट सरफेस एरिया वो कांटेक्ट सरफेस एरिया है जो दो मॉलिक्यूल का एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है। अगर मॉलिक्यूल लगभग स्फेरिकल है तो दो स्फीयर को टच करके देखो, अच्छा बहुत छोटा सा एरिया उसका टच हो पाता है। लेकिन दो आप स्केल्स लो, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखो तो ज्यादा एरिया एक दूसरे के टच में आएगा। तो ये तो लीनियर टाइप है, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ज्यादा एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। जितना ज्यादा एरिया आएगा उतने पर फोर्स लगेगी, वैन डर वाल्स फोर्स, उतना ही ज्यादा इंटरेक्शन होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स उतनी ज्यादा होंगे, उतने ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होंगे। इस बात को मैं सिंपली कंक्लूड कर लेता हूं कि आइसोमेरिक कंपाउंड्स में अगर उनके फंक्शनल ग्रुप सेम हैं तब, पूरी बात सुनना मेरी, ईथर है तो दूसरा भी ईथर है। ऐसा नहीं कि एक अल्कोहल कर दिया उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, नहीं, एक ईथर है तो दूसरा भी ईथर है, एक अल्कोहल है तो दूसरा भी अल्कोहल है, एक हेलाइड है तो दूसरा भी हेलाइड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दूसरा भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन वो आइसोमेरिक हैं दोनों। उसमें जो ब्रांच चेन आइसोमर होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होंगे क्योंकि इसका कांटेक्ट सरफेस एरिया कम होगा और वैन डर वाल्स फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं कांटेक्ट सरफेस एरिया के। हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को कि मॉलिक्यूल में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, आइसोमेरिक मॉलिक्यूल में, इस बात को नहीं छोड़ना है, आइसोमेरिक मॉलिक्यूल में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल के बॉइलिंग पॉइंट कम होते चले जाएंगे। और आइसोमेरिक भी कौन से वाले? जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, सिर्फ हमें ब्रांचिंग पे ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं है इसका एक अल्कोहल को ही लिख लूंगा तो अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसका हमें आंसर लिखना चाहिए सेकंड के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, फर्स्ट के बॉइलिंग पॉइंट कम है। इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम है ये, यहीं पे काम नहीं है कि अल्कोहल में, अल्काइल हैलाइड में, एल्डिहाइड में, कीटोन में, एसिड में, कहीं पर भी आपको ये काम नहीं है बात। यही क्वेश्चन अगर मैं C5H12 ऑक्सीजन वाला मैं अल्कोहल से भी कंपेयर कर देता तो फिर इशू आना था। देखो अभी ये एक और प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूं, थर्ड प्रॉब्लम तीसरी में, एक C5H12O की ही एक और प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूं। अब आप इस एक प्रॉब्लम को सोचो, क्या किया है मैंने इसमें, C5H12O एक मॉलिक्यूल लेकर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकर से चार कंपाउंड लिखे, ये मैंने नंबर कर देता हूं, लेबल कर देता हूं, 1 2 3 एंड 4। 3 एंड 4 इसमें अल्कोहल्स हैं, 1 एंड 2 इसमें ईथर्स हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में बराबर हैं, यानी वो जो हम कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, वो नहीं चलेगा यहां क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो सब
का बराबर आ रहा है। हम क्लियरली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं इस 3 और 4 को, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये दो तो ज्यादा होंगे इन दो से, पहला दूसरा कम होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तीसरा चौथा ज्यादा होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब तीसरे चौथे में इसमें ब्रांचिंग है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, ये स्ट्रेट चेन है। अब अगर स्ट्रेट चेन है तो इसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे चौथे के, इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट इसके कम होंगे। 4 सबसे ज्यादा, 3rd उससे कम। अब ये तो कम वाले एंड पे थे 1 और 2, इसमें स्ट्रेट चेन वाले को ज्यादा रखना पड़ेगा हमें। ये प्रॉब्लम तो अभी थोड़ी देर पहले भी की है। ब्रांच वाले को कम रखना पड़ेगा। तो इसमें जो ऑर्डर आना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का, 1 सबसे कम, 2nd उससे ज्यादा 3rd, सबसे ज्यादा 4th। 3rd और 4th में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट होंगे। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन 3rd और 4th में आपस में कंपैरिजन कैसे किया 4th और 3rd को? 4th स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच है इसलिए कम है। 1 और 2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। 1 कम क्यों है फिर? इसलिए कम है क्योंकि इसमें ब्रांचिंग है, 2nd में ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है। इस तरह से हमें कंपैरिजन करना होता है इस टाइप की प्रॉब्लम को। कंसेप्ट मैंने सिखा दिए, प्रॉब्लम तो बहुत वेरी कर सकते हैं, प्रॉब्लम हम डिस्कस करते रहेंगे। इस पोर्शन में अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं इतना करा रहा हूं, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन होगा उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं। थैंक यू वेरी मच सब लोग। आप लोग इसको रिपीट करना, रिवाइज करना, अच्छी तरह से इसको वर्कआउट करना, लिख करके करना। ओके, थैंक यू एंड गुड लक। अगली क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, 2 या 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उन्हें थोड़ा इलेबोरेट करके डिटेल से करेंगे, तो मैकेनिज्म के साथ करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक का वेट करो और तब तक ये पक्का करो आप।